हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है प्रतीकात्मक अंतः क्रियावादी विचारक हर्बर्ट ब्लूमर के विषय में आज हम जानेंगे। हर्बर्ट ब्लूमर प्रीतात्मक अंतःक्रियावादी विचारक थे और प्रीतात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हम इनके द्वारा जो प्रीतात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत दिया गया है उसके विषय में भी जानेंगे और इनके विषय में भी हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। इनकी पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनके सिद्धांत अवधारणाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इस टॉपिक के विषय में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। सूक्ष्म अंतःक्रियावादी विचारक ब्लूमर निर्वचन एवं विधि दो केंद्रीय तत्वों पर बल देते हैं। हर्बर्ट ब्लूमर ने अपने इस सूक्ष्म अंतःक्रियावादी सिद्धांत प्रीतात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत में दो तत्वों को विशेष महत्व देते हैं, एक निर्वचन और विधि। इनका प्रीतात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत इन्हीं दो तत्वों पर आधारित है। इनका जन्म 7 मार्च सन 1900 में अमेरिका में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 13 अप्रैल सन 1987 में हुई थी। ब्लूमर अमेरिकी समाजशास्त्री थे। इन्होंने 1928 में पीएचडी शिकागो विश्वविद्यालय से की थी। शिकागो विश्वविद्यालय से की थी और वहीं पर समाजशास्त्र विषय पर अपना अध्यापन का कार्य भी किया। यहीं पर इन्होंने पीएचडी अपनी शोध भी पूर्ण की और यहीं पर इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। ब्लूमर मीड के शिष्य थे तथा मीड के प्रीतात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत का तार्किक स्वरूप इनके द्वारा दिया गया। मीड ने अपने प्रीतात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत के अनुसार ये बताया है कि जो सामाजिकरण होता है वो किस प्रकार से होता है। उन्होंने स्व की बात की कि स्व के द्वारा व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। एक शिशु समाज में प्रतीकों की भाषा को समझता है जिससे वो अपने स्व को विकसित करता है और उसके स्व के विकास से ही उसका सामाजिकरण होता है। किंतु ब्लूमर ने उनके इस प्रीतात्मक अंतःक्रियावाद को तार्किक रूप दिया और प्रतीकों की भाषा के माध्यम से लोगों की समझ यानी निर्वचन, व्यक्ति की समझ किस प्रकार से विकसित होती है और संकेतों की भाषा को लोग किस प्रकार से समझते हैं पर बल दिया। तो इसीलिए इन्हें प्रीतात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत का जनक के रूप में जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रीतात्मक अंतःक्रियावाद की उत्पत्ति सबसे पहले हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा उनकी पुस्तक सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव मेथड्स में इन्होंने बताया है। अपने जो इन्होंने प्रीतात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत दिया है वो इनकी पुस्तक सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव मेथड्स जिसमें जो इन्होंने 1969 में प्रकाशित की थी और इसमें ही इन्होंने प्रीतात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत के विषय में बताया है। ब्लूमर का कहना है कि बच्चा जन्म लेता है तो प्रतीकों के माध्यम से ही दूसरों को समझता है। कहते हैं कि प्रतीकों के माध्यम से जब बच्चा शिशु रूप में होता है तो वो रोता है, हंसता है, गाता है या कुछ भी करता है तो उसकी क्रिया उसके इन प्रतीकों के द्वारा ही
माता पिता समझते हैं कि बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, वो क्या चाहता है, और इसी तरीके से जब वो समाज में जाता है तो प्रतीकों की जो भाषा होती है, व्यक्ति विचारों के माध्यम से, अपने तर्क के, अपने क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति दूसरों की भाषा को समझने का प्रयास करता है, यानी प्रतीकों के माध्यम से दूसरों को समझने का प्रयास करता है। समाज में सारे संबंध, रिश्ते प्रतीकों के माध्यम से ही चलते हैं। वयस्क बनने तक संपूर्ण विकास प्रतीकों के माध्यम से होता है। प्रतीक के रूप में परिवार, समिति, समूह, संस्थान, नातेदारी, धर्म, आर्थिक गतिविधियां, राजनीति, कोई भी क्षेत्र हो, क्योंकि परिवार में व्यक्ति रहता है, उसका पालन पोषण होता है। समिति, समूह, संस्थान से जुड़ता है, जहाँ व्यक्ति समाज के संपर्क में आता है, वहाँ की अपने एक अलग से जो उनके संस्थान के नियम होते हैं, नियम कानून होते हैं, उनके प्रतीक होते हैं। नातेदारी भी प्रतीकों के माध्यम से ही चलती है। नामकरण होता है, चाचा, मामा, दादा, और इनसे संबंधित सामाजिक क्रियाएं होती हैं, अंतः क्रियाएं होती हैं, जिनमें प्रतीकों की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से समाज में जो भी स्थितियां समाज में बनती हैं व्यक्ति के विकास के लिए, वो सब प्रतीकों के माध्यम से होती हैं। समाज केवल और केवल प्रतीकात्मक अंतःक्रिया है, अर्थात समाज में जो कुछ है वो प्रतीकों के अनुसार ही होता है। हमारी जो भाषा बोली जाती है ये भी प्रतीकों के द्वारा बोली जाती है। हम कुछ भी विचार करते हैं, उसका एक मूर्त रूप देते हैं जो प्रतीक के रूप में होती है। तो इस तरीके से हमारा जो विकास है वो प्रतीकों के माध्यम से ही होता है। किंतु हर्बर्ट ब्लूमर कहते हैं कि कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें व्यक्ति को अपनी समझ का विकास करना पड़ता है, अपने निर्वचन का विकास करना पड़ता है, अपनी समझ को विकसित करना पड़ता है, तब ही हम उस चीज को समझ पाते हैं। अर्थात समाज में कुछ ऐसे संकेत बनते हैं जिनको हम देख के समझ सकते हैं कि ये संकेत किस तरफ इशारा कर रहा है या इस संकेत का क्या मतलब है। जैसे हम राष्ट्रगान होने पर स्वतः सावधान की मुद्रा में हो जाते हैं और राष्ट्रीय ध्वज को देखकर सैल्यूट करते हैं। तो जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो उस समय का जो संकेत होता है कि सारे व्यक्ति उस जगह जो झंडा के नीचे एकत्रित हैं, राष्ट्रगान के समय व्यक्ति सावधान मुद्रा में हो जाता है, क्योंकि जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो एक सम्मान दिया जाता है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति। तो उस स्थिति में व्यक्ति सम्मान से अपने आँखें को झुकाकर और सीधी मुद्रा में खड़ा हो जाता है, सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। तो ये एक प्रतीक माना जाता है। जैसे किसी महिला की सफ़ेद या लाल साड़ी पहनता है तो हम लोग देखते हैं कि जब लाल साड़ी महिलाएं पहनती हैं तो उन्हें सुहागिन कहा जाता है कि ये महिला शादीशुदा है, और जब सफ़ेद साड़ी पहने हुए होती है तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये महिला विधवा महिला है। तो ये सफ़ेद लाल साड़ी एक प्रतीक होती है, पहचान में आ जाता है कि व्यक्ति को कहने की आवश्यकता नहीं होती है और व्यक्ति स्वयं इस चीज को देखकर ही समझ जाता है। तो इस तरह से अपनी अंतःक्रिया को व्यक्त करना ही प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, यानी व्यक्ति किसी संकेत को देखकर स्वयं अपनी समझ को विकसित कर लेता है, स्वयं उसको देखकर समझ जाता है। तो इस समझ को ही हर्बर्ट ब्लूमर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्लूमर अंतःक्रियावाद सिद्धांत में 4 महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करते हैं। 4 महत्वपूर्ण पहलुओं में इन्होंने सबसे पहले निर्वचन या समझ की बात की है कि व्यक्ति क्या करता है कि समाज के किसी भी
क्षेत्र से संबंधित हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, तो सबसे पहले वो उस संबंधित क्षेत्र के विषय में अपनी समझ को विकसित कर लेता है। क्योंकि जब व्यक्ति किसी कार्य के प्रति निरंतर कार्य करता रहता है, जैसे कोई भी कर्मचारी है, वो किसी भी कार्य को कर रहा है, तो उस कार्य के प्रति उसको अभ्यास हो जाता है, वो आदत में हो जाता है, तो उसकी वो क्या कर लेता है, समझ विकसित कर लेता है। फिर दूसरा है प्रेतात्मक अंतःक्रियावाद के 3 मौलिक आधार इन्होंने बताए हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि मनुष्य की क्रियाएं जो होती हैं उसका एक अर्थ होता है और उस अर्थ का एक महत्व होता है। फिर दूसरा इन्होंने बताया अभिप्राय का स्रोत होता है, यानी जो भी कारण होता है उसका कुछ न कुछ वजह होती है, कोई आवश्यकता होती है। फिर उन्होंने कहा निर्वचन का अभिप्राय और की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, कि जो अर्थ निकलता है उस अर्थ जो समझ विकसित होती है, उस समझ से ही कोई व्यक्ति अर्थ निकालता है और अर्थ निकालने के बाद ही अपने विषय में किसी निर्णय पर पहुंच पाता है। तो ये उन्होंने प्रेतात्मक अंतःक्रिया के 3 मौलिक आधार बताए हैं। और फिर बताया है संरचना एवं प्रक्रिया। संरचना यानी समाज में जो भी नियम, कायदे, कानून, प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कार आदि सब होते हैं, ये प्रतीकों के अनुसार होते हैं और इनकी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। फिर दूसरा इन्होंने विधि की बात की है कि इन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा व्यक्ति निरंतर अपनी समझ को विकसित करता रहता है, समाज में ये गतिशीलता इसी के द्वारा बनी रहती है। तो इस तरह से ब्लूमर ने 4 महत्वपूर्ण पहलुओं की बात की है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ब्लूमर के निर्वचन को समझते हैं। निर्वचन को हम समझ कह सकते हैं। निर्वचन का अर्थ होता है समझ। तो निर्वचन का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति का स्व बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है तो वो अपनी समझ को विकसित करता है, उसी के अनुसार कार्य करता है। जैसे हम इसमें उदाहरण दिया है कि बाजार से कपड़े खरीदने जाते हैं, तो इस प्रकार निर्वचन एक समझ है। जैसे हम बाजार से कपड़े खरीदने जाते हैं तो जब हम दुकानदार के पास बैठते हैं कि हमको कपड़े, जो भी, मान लीजिए हमने साड़ी की बात की कि हमें साड़ी दिखाओ, नए नए मॉडर्न की साड़ियाँ दिखाइए, तो वो क्या करता है कि अपने अनुसार ग्राहक को साड़ियाँ दिखाने लगता है और अपने कपड़े अपने ऊपर भी साड़ी को डालकर दिखाता है कि देखिए ये साड़ी का लुक ऐसा है, ये साड़ी का लुक ऐसा है, और उसके विषय में भी बताता है कि ये साड़ी आपके ऊपर अच्छी लगेगी, ये साड़ी आपके ऊपर अच्छी लगेगी। तो जो विक्रेता है, दुकानदार है, वो व्यक्ति का क्या कर रहा है, समझ विकसित कर रहा है, उसको अपने चुनाव में मदद कर रहा है। तो इस तरीके से उसके अंदर, यानी जो साड़ी लेने गया है, क्रेता के अंदर एक समझ विकसित हो जाती है और फिर वो अपने स्व के द्वारा उसको निर्धारित करता है, स्वमंथन करता है और उसको निर्धारित करता है। तो इस तरीके से निर्वचन का मतलब हो गया समझ को विकसित करना। यानी हम किसी भी कार्य के प्रति, क्रिया के प्रति, किसी भी विचार के प्रति उसको हम देखते हैं, समझते हैं, तब हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। निर्वचन एक उद्दीपन एवं प्रत्युत्तर के आधार पर कार्य करती है। अर्थात उद्दीपन यहाँ पे क्या था, दुकानदार था, और उसके बाद सोचने समझने के बाद प्रत्युत्तर किसने दिया, क्रेता ने, जिसको साड़ी खरीदनी थी। तो इसी उद्दीपन और प्रत्युत्तर के आधार पर यह निर्वचन की प्रक्रिया कार्य करती है। यहाँ उद्दीपन दिखेगा कर्ता और स्व के प्रति उत्तर देगा। तो यहाँ पे कर्ता हुआ दुकानदार और उत्तर हुआ क्रेता, यानी विक्रेता और क्रेता। अतः कर्ता के स्व उद्दीपन में अंतःक्रिया होती है, स्वयं से मंथन होना। इस प्रकार ब्लूमर
उद्दीपन के प्रत्युत्तर के मध्य निर्वचन या समझ की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो स्थितियां होती हैं पहले उद्दीपन की, यानी कि कोई कारण बनता है, कोई स्थिति बनती है, कोई आवश्यकता बनती है, कोई क्रिया बनती है। उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर समझ विकसित होती है और फिर समझ से ही वो अपने निर्णय पर पहुंचता है, अर्थात प्रत्युत्तर देता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ब्लूमर के अनुसार निर्वचन व्यक्ति का स्वयं का संकेत है। यह संकेत ही समझ में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि जब समझ लेता है व्यक्ति तो अपने निर्णय पर पहुंच जाता है, और जब निर्णय ले लेता है तो निर्णय के बाद वो अपने किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो जाता है। अतः दूसरों के क्रियाकलापों का अर्थ निकालना ही क्या है, निर्वचन है। अब हम इसको विषय में थोड़ा सा नोट है जो उसके विषय में जान लेते हैं। जब व्यक्ति दूसरों की क्रियाओं को समझता नहीं है, यह समझ नहीं पाता है, जैसे भारत के विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, सभी को सभी भाषा का ज्ञान नहीं होता है। तो इस प्रकार जैसे एक बंगाली बोलने वाला है व्यक्ति है और भोजपुरी नहीं समझ सकता है। हम कोई बंगाली बोलने वाला व्यक्ति है और भोजपुरी भाषा को नहीं समझ पा रहा है, और उसका संपर्क किसी भोजपुरी वाले व्यक्ति से हुआ है, वो अपनी भोजपुरी की भाषा में उससे कुछ कह रहा है और बंगाली बोलने वाला उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, तो उसकी बातचीत का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसमें कोई निर्वचन नहीं होगा, क्योंकि उसकी भाषा को वो समझ ही नहीं पा रहा है। जब समझ नहीं पाएगा तो निर्वचन नहीं होगा। तो इस तरीके से ये स्थिति क्या बनती है, अप्रताकात्मक क्रिया की स्थिति बनती है। तो इसे आप लोग नोट में डाल लीजिए, क्योंकि इसको भी समझना आवश्यक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और संरचना एवं प्रक्रिया की बात करते हैं। ब्लूमर कहते हैं कि समाज को समझने के दो उपागम हैं, एक तो बृहत उपागम है और एक सूक्ष्म उपागम है। तो बृहत उपागम के अनुसार सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी निगमन विधि पर आधारित होता है जो बृहत उपागम होता है, और इसको समझने के लिए संपूर्ण समाज का अध्ययन करना होता है। जैसे किसी व्यक्ति को एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है, इससे उसकी समझ अधिक विकसित होती है। तो जो बृहत उपागम होता है, हम एक भाषा के व्यक्ति के पास, एक भाषा जानने वाले व्यक्ति के पास जब हम बैठते हैं तो हम देखते हैं कि वो सिर्फ अपने भाषा, अपने विषय पर ही महारत है। जैसे किसी को कई विषयों का ज्ञान होता है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कई विषयों का ज्ञान होता है, और किसी को एक विषय का ज्ञान ही होता है। तो हम जिस विषय के पास, जैसे हम समाजशास्त्र आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ समाजशास्त्र का ज्ञान है, क्योंकि हम सिर्फ समाजशास्त्र को ही जानते हैं। किंतु जिसके पास कई विषयों का ज्ञान होगा तो वो एक विषय के ज्ञाता से अधिक वो बुद्धिमान होगा जिसके पास अधिक विषयों का ज्ञान है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये बृहत उपागम है, और ये क्या करता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी समझने की जो निगमन विधि का इस्तेमाल करता है, इसमें अधिक समझ विकसित होती है। फिर हम सूक्ष्म उपागम की बात करते हैं। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर आगमन विधि पर आधारित उपागम सिर्फ व्यक्ति का अध्ययन करता है। सूक्ष्म आधारित उपागम सिर्फ व्यक्ति का अध्ययन करता है, किसी महापुरुष के बारे में जानना। अब जैसे सूक्ष्म उपागम है, इसमें हम किसी व्यक्तित्व के विषय में आकर्षित हैं और हम उसके विषय में जानना चाहते हैं, तो हम उस व्यक्ति के विषय में ही जान पाएंगे। समाज में ऐसा नहीं है कि महान व्यक्तित्व की कमी हो, बहुत सारे लोगों ने बहुत महान कार्य किए हैं और जिनके लिए उन्हें जाना जाता है, किंतु यदि हम किसी एक व्यक्ति के विषय में जानते हैं तो सिर्फ हम एक ही व्यक्ति के विषय में जानेंगे। जैसे अब हम महात्मा गांधी के जीवन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम उनके द्वारा जो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया है समाज में, तो हम उनके जीवन के विषय में ही जान पाएंगे। तो ये एक सूक्ष्म उपागम है, सूक्ष्म उपागम के तहत होगा, यानी व्यक्ति किसी एक उद्देश्य को लेकर चलता है या एक क्रिया को लेकर चलता है, तो उसे सूक्ष्म उपागम कहेंगे, आगमन विधि के द्वारा आधारित।
अब हम आगे बढ़ते हैं और विधि के विषय में जानते हैं कि हर्बर्ट मुलर ने विधि को क्यों महत्व दिया है। अभी तक हमने समझा निर्वचन को कि निर्वचन क्या है। तो निर्वचन की दो पद्धतियां हमने समझी, एक बृहद उपागम, एक सूक्ष्म उपागम। अब हम विधि के विषय में जानते हैं अंतःक्रियावादी व्यवहारों की व्याख्या है। अतः व्यक्ति अपनी अंतःक्रिया में वही सब कुछ करना होता है जो उसके स्व ने निश्चित किया है। मतलब कि व्यक्ति की आत्मा कहती है व्यक्ति वही व्यवहार करेगा। अर्थात समाज में व्यक्ति बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ विचार करता है और बहुत कुछ सोचने समझने के बाद जब वो किसी निर्णय पर पहुंचता है तो जो उसकी इच्छा में आता है, जिस निर्णय पर वो पहुंचा है वो उसी काम को करता है। तो इसे ही विधि कहेंगे। अब हम ब्लूमर की पुस्तकों के विषय में जान लेते हैं। तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पैसिफिक सोशलॉजिकल रिव्यू 1958 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी पुस्तक प्रीतात्मक अंतःक्रियावाद, परिप्रेक्ष्य और विधि 1969 में प्रकाशित हुई थी। और तीसरी है सामूहिक व्यवहार के रूप में सामाजिक समस्याएं 1971 में प्रकाशित हुई थी। और चौथी पुस्तक है जॉर्ज हर्बर्ट मीड और मानव आचरण, जो 2004 में प्रकाशित हुई थी। और ये पुस्तक इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है। और परीक्षाओं में इनके निर्वचन से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।